अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। पिछली वीडियोस में हमने प्री डायनेस्टिक और ओल्ड किंगडम के आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया था। अब हम मिडिल किंगडम की बात करेंगे। ओल्ड किंगडम के बाद इजिप्ट में सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का ब्रेकडाउन हो गया और किंग पेपे II की डेथ के बाद 2152 BC के अराउंड फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड स्टार्ट हो गया, जो कि 1 सेंचुरी तक चला। इस पीरियड में अपर और लोअर इजिप्ट के रीजनल रूलर्स ने अपनी अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन 11th डायनेस्टी के किंग मेंटोहाटप II ने 2061 से 2010 BC के अराउंड इजिप्ट को वापस यूनाइट कर दिया और एक नई सेंट्रल अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड हुई। इसको मिडिल किंगडम कहते हैं, जिसमें 12th और 13th डायनेस्टी भी शामिल है। मिडिल किंगडम के आर्ट और फिनरी आर्किटेक्चर में ओल्ड किंगडम के ट्रेडिशनल स्टाइल और वैल्यू को रीसेट किया गया और कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी का एक मैसेज दिया गया। मिडिल किंगडम के दौरान रॉयल पोर्ट्रेचर में भी कुछ नया ट्रेंड्स नजर आया, जो इस एरा की यूनिकनेस को हाईलाइट करता है। इस टाइम की एक मशहूर एग्जाम्पल किंग सेंशुरिट III का कॉटाइज में बना हुआ पोर्ट्रेट है, जो कि उनके फिजिकली एज्ड और थॉटफुल एक्सप्रेशन को दिखाता है। एक स्कल्पचर में रिंकल्स और लाइन क्लियर है, जो उनके स्ट्रेच और इंटेंस एक्सपीरियंस को शो करते हैं। ये एक नया टाइप का रॉयल पोर्ट्रेचर है, जो ओल्ड किंगडम की आइडियलाइज्ड और एजलेस पोर्ट्रेल का कॉन्ट्रास्ट में बहुत रियलिस्टिक और एक्सप्रेसिव है। किंग के फिजिकल स्ट्रॉन्ग बॉडी और एज्ड फेस का कॉम्बिनेशन रॉयल अथॉरिटी और विजडम को प्रोजेक्ट करता है। मिडिल किंगडम के आर्किटेक्चर में भी कुछ खास इनोवेशन देखे गए, जिसमें बनी हसन का रॉक और टॉम, जो एक हिल साइड में कार्व किए गए और उनका व्यू नाइल रिवर पे था। इसमें वेस्टिब्यूल्स, कॉलम हॉल्स और बरियल चैम्बर्स इंक्लूड थे। इस टॉम में वॉल्स पे कलरफुल पेंटिंग थी, जो डिसीज्ड के लिए नरिशमेंट और कंपनी को रिप्रेजेंट करती थी। इन पेंटिंग्स में एनिमल और नेचर के सीन भी होते थे, जो का और आफ्टर लाइफ के सिंबलिज्म को रिफ्लेक्ट करते थे। इस पीरियड में ज्वेलरी और फाइनेंस का भी बहुत इस्तेमाल था। फाइनेंस एक शाइनी ब्लू कलर्ड ग्रीन मटेरियल था, जो फर्टिलिटी और रीजनरेशन का सिंबल माना जाता था और हेथर गॉडेस के साथ एसोसिएट होता है। मिडिल किंगडम के रॉयल्स और एलीट ज्वेलरी को अपनी पर्सनल एडॉर्नमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे और कुछ पीसेस बहुत ही स्किलफुली क्राफ्टेड होते थे। डेशोर में सेंचुरेट के पिरामिड कॉम्प्लेक्स में मैरी रिट का पेक्टोरल एक अमेजिंग एग्जाम्पल है, जो कि गोल्ड और प्रिसीजन स्टोन से बना था। ये एक लार्ज पेंडेंट था, जो रॉयल पावर और हेल्थ को सिंबलाइज करता था और किंग के दुश्मनों पे एक जीत को शोकेस करता था। मिडिल किंगडम के दौरान स्टेबिलिटी और कल्चरल रिचनेस वापस आई, लेकिन ये लंबे अरसे तक सस्टेन नहीं हो सकी। इवेंचुअली लोकल गवर्नर्स ने फिर से कंट्रोल लेना स्टार्ट कर दिया। 12th डायनेस्टी में फॉरेन रूलर, जिनको हिक्सॉस कहते हैं, नाइल डेल्टा में आ गए और अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड किया। हिक्सॉस के रूल के टाइम सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड कहलाता है। 18th डायनेस्टी के दौरान न्यू किंगडम के किंग्स ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गॉड्स के लिए भी बहुत एलैबोरेट और इम्प्रेसिव टेम्पल्स बनाए। इसमें थीबन डिवाइन ट्राइड के लिए करनाक और लुक्सो में वास्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूड हैं, जो इमोन, उनकी बीवी मौत और उनके बेटे खुनोस को ऑनर में बनाए गए। ये टेम्पल स्पेशल फेस्टिवल्स के वक्त डिवाइन बोर्ड्स के जरिए कनेक्ट किए जाते थे। अक्सर हम फेरोज को मेल सोचते हैं, क्योंकि ज्यादातर फेरोज मर्द ही थे, लेकिन एंशिएंट इजिप्ट में कुछ औरतें भी पावरफुल और अथॉरिटेटिव रही हैं, खास तौर पर रेजेंट के तौर पर, जो किसी मेल रूलर की एज में आने तक पावर हैंडल करती थी। हेटशेपसूट इसमें अलग है, क्योंकि उसने खुद को किंग यानी फेरो की अथॉरिटी में क्लेम किया। हेटशेपसूट ने अपनी किंगशिप को जस्टिफाई करने के लिए एक माइथोलॉजी क्रिएट की, जो उसकी डिवाइन बर्थ और एक ऑरेकल की प्रेडिक्शन को बताती है कि वो किंग बनेगी। उसने इजिप्ट पर 20 सालों से ज्यादा हुकूमत की और कई टेम्पल्स और स्कल्पचर्स बनवाए।
उसने आर्ट की पावर को इस्तेमाल किया अपनी रॉयल अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। आज भी इजिप्टोलॉजिस्ट उसे एक सक्सेसफुल फेरो के तौर पर देखते हैं जो किसी भी नेटिव इजिप्शियन डायनेस्टी की किसी और औरत से ज्यादा टाइम हुकूमत करती रही। उसका ये शानदार फनरी टेम्पल एक टर्निंग पॉइंट था। उसका मॉर्चरी टेम्पल उसकी अथॉरिटी का सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है जो एक वास्ट क्लिफ के साथ बना हुआ है। ये क्लिफ की ऑर्गेनिक क्वालिटीज और टेम्पल के रेगुलर स्ट्रक्चर के बीच का कॉन्ट्रास्ट ड्रामेटिक है। ये टेम्पल रॉक में कार्व किया गया है जो स्टेबिलिटी और परमानेंस का एक्सप्रेशन है, खास तौर पर उनके लिए जो इनस्टेबल पीरियड के बाद रूल में आए थे। ओल्ड किंगडम की मेगालिथिक ज्योमेट्री को छोड़कर इस टेम्पल ने एक ओपन प्लान अडॉप्ट किया जो एक्टिव वर्शिप और पार्टिसिपेशन के लिए डिजाइन था। हाटशेपसूत टेम्पल का हाइपोस्टाइल हॉल एक आयोनिक फीचर है जिसमें बहुत सारे पिलर्स हैं और ये एरिया सिर्फ प्रीस्ट और रॉयल्टी के लिए एक्सेसिबल था। इस हॉल में पिलर्स इतने मैसिव हैं कि उनका वेट और परमानेंस का सेंस ह्यूमन प्रेजेंस को ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट बनाता है, जो विजिटर को स्टोन और इटर्निटी की ओवरवेलमिंग प्रेजेंस फील करवाता है। इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन में मेटाफोरिकल वैल्यू भी इंक्लूड है जो वर्ल्ड की क्रिएशन और ऑर्डर को सिंबलाइज करता है। हाइपोस्टाइल हॉल के कॉलम्स को मार्श प्लांट की स्टाइलाइज्ड फॉर्म में डिजाइन किया गया है जो पेपायरस फ्लावर्स और बर्ड्स की शेप में है। टेम्पल का ये डिजाइन एक सिंबॉलिक जेस्चर है जिसमें किंग गॉड से कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन करने की रिक्वेस्ट करते हैं। टेम्पल के रिलीफ में संकन रिलीफ टेक्निक यूज हुई है जिसमें फिगर्स को शार्प आउटलाइन में कट किया गया है जो स्टोन की सॉलिड और प्लानर अपीयरेंस को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर शेडो क्रिएट करता है। अब हम थोड़े और न्यू किंगडम के स्टैचूज पर बात करते हैं। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के एंशिएंट इजिप्ट के सेक्शन में हम एक बड़ी सी ग्रेनाइट स्कल्पचर देख सकते हैं जो इसी फीमेल फेरो हाटशेपसूट की है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। हाटशेपसूट को किंग के सिंबल्स में दिखाया गया है जैसे कि हेड क्लोथ और बियर्ड जो सिर्फ किंग के सिंबल्स थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजिप्शियन लैंग्वेज में क्वीन के लिए कोई अलग लफ्ज नहीं था, सिर्फ किंग्स वाइफ या किंग्स मदर होता था। हाटशेपसूट को एक मैस्कुलिन रिप्रेजेंटेशन में दिखाया गया है जिसमें उसकी ब्रॉड शोल्डर और डी एम्फेसाइज्ड ब्रेस्ट हैं, लेकिन हिरोग्लिफिक्स उसे फीमेल के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं। हाटशेपसूट की डेथ के 20 साल बाद उसके को रूलर्स ने उसके स्कल्पचर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया जो ग्रेनाइट जैसे हार्ड स्टोन में थे और तोड़ना मुश्किल था। ये डेलिब्रेट एक्ट था लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं कि ये क्यों किया गया। हाटशेपसूट का इन्फ्लुएंस और पावर उसके टेम्पल्स और स्कल्पचर में अब भी दिखाई देता है जो न्यू किंगडम के लेटर वर्क के लिए इंस्पिरेशन बन गया। सोचो जब लोग उनके टेम्पल्स के पास से गुजरते होंगे और ये बड़े स्कल्पचर्स देखते होंगे तो वो उसकी रॉयल पावर को महसूस करते होंगे। हाटशेपसूट का ये इमेज एक किंग और एक गॉड की हमेशा जिंदा तस्वीर है जो इटर्नल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। करनाक की साइट पर मौजूद ग्रेट टेम्पल ऑफ अमुन रा पुरानी थीब्स शहर में इजिप्ट की सबसे ग्रैंड टेम्पल में से एक है। ये एक सिंगल प्लान के तहत नहीं बना बल्कि कई किंग्स की कंट्रीब्यूशन से ये ग्रेजुअली इतना ग्रैंड और मैग्निफिसेंट बन गया। ये टेम्पल एक इमेंसिव इंक्लोजर में है जिसमें कुछ और छोटे टेम्पल और एक सेक्रेट लेक भी शामिल है और इन सब को 9 मीटर थिक दीवार ने घेरा हुआ है। ये एक स्फिंक्स की एवेन्यू के जरिए लुक्सोर के टेम्पल से कनेक्ट है। टेम्पल का एंट्री का एक्सपीरियंस भी यूनिक है। एंट्री से पहले एक लॉन्ग एवेन्यू है जो स्फिंक्स से लाइंड है। ये स्फिंक्स लॉइन की बॉडी और आदमी के हेड वाले फिगर्स हैं जो अपने पॉज में एक छोटी से फेरो की स्टैचू को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंट्री के पास ओबेलिस्कस हैं। ये टॉल सिंगल स्टोन मॉन्यूमेंट हैं जो फेरो की याद में बनाए गए हैं। ये सब चीजें एक प्रोसेशनल जर्नी और एग्जिस्ट का कॉन्सेप्ट इन्फोर्स करती हैं। टेम्पल का मेन गेट पायलॉन कहलाता है जो दीवार जैसा है, लेकिन एक गेटवे भी है जिसे टेम्पल के एग्जिस्ट निकलता है। अमन-रा टेम्पल में 6 पेयर्स ऑफ पायलॉन्स हैं जो वेरियस कोर्ट्स और हॉल्स ऑफ सेंचुरी तक ले जाते हैं।
पाइलॉन का शेप भी एक स्पेसिफिक पैसेज कन्वे करता है। एंशिएंट इजिप्ट में दीवार को बनाने का एक ट्रेडिशनल तरीका था जिसमें दीवार नीचे से थिक और ऊपर से पतली होती थी, और इस तरीके को स्टोन में भी रेप्लिकेट किया गया। टेंपल के अंदर एंटर करते ही एक बड़े से कंट्री यार्ड में पहुंच जाते हैं जो दोनों तरफ कॉलम से लाइंड है, और बीच में भी कॉलम्स का चैनल है जो टेंपल के एग्जिस्ट को हाईलाइट करता है। टेंपल के अंदर काफी चीजें प्रिजर्व्ड हैं, जिसमें कुछ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन भी हैं जिनमें अब तक थोड़े से कलर के ट्रेसेस हैं। सेकंड पाइलॉन के बाद वास्ट हाइपोस्टाइल हॉल है जो सेटी I और उसके बेटे रामेसिस II ने बनवाया। हाइपोस्टाइल हॉल में 134 यानी 134 बड़े बड़े कॉलम्स हैं जो इतने करीबी हैं कि ये कॉलम की जंगल जैसे लगते हैं। ये हॉल अपने स्केल और मैजेस्टी के लिए मशहूर है, और कॉलम्स पर कार्विंग या खुदी हुई लिखाई और कलरफुल डिजाइन है जिसमें कुछ ट्रेसेस हैं अब भी दिखते हैं। टेंपल के डीपर एरिया में हाटशपसूट का ऑब्लिस्कस और एक सेंटोरियम है जहां एमोन के स्टैचू रखे जाते हैं। यहाँ से सेक्रेड लेक का व्यू भी है जो प्रीस्ट के रिचुअल वॉशिंग और नेविगेशन के लिए यूज होता है। टेंपल का डिजाइन कॉम्प्लेक्स और थोड़ा डिसऑर्गेनाइज है जो इस रीजन की लार्जर साइड के लेआउट और नाइल के एक्सिस से कनेक्टेड है। ये चीजें लोकल आर्किटेक्चर और रीजनल कनेक्शन को समझने में मदद देती हैं। इजिप्शियन टेंपल्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं, मॉर्चुरी टेंपल्स और कल्ट टेंपल्स। मॉर्चुरी टेंपल्स फरौन की मौत के बाद उनकी इबादत और उनकी आखिरी सफर के लिए बनाए गए। कल्ट टेंपल्स मुकामी खुदाओं की इबादत के लिए बनाए जाते हैं। ये दोनों टाइप्स अपने मेन फीचर्स में काफी मिलते हैं, जैसे कि थ्रेशोल्ड, पाइलॉन और हाइपोस्टाइल हॉल की अरेंजमेंट। टेंपल के अंदर रूम्स ग्रेजुअली छोटे और कंप्रेस्ड होते जाते हैं, जिसमें आखिर में एक छोटी डार्क सेंचुरी होती है जहां अमन का स्टैचू रखा जाता और उसकी वर्शिप की जाती। रामेसिस II ने अबू सिम्बल में एक और मॉन्यूमेंट टेंपल कॉम्प्लेक्स बनवाया। ये टेंपल इजिप्शियन आर्किटेक्चर के सबसे जबरदस्त क्रिएशन में से एक है। ये टेंपल नाइल के साउदर्न रीजन में नूबिया के एरिया में है और पूरे सॉलिड रॉक को कार्व करके बनाया गया। इजिप्ट में केव टेंपल सारे हैं, लेकिन नूबिया में ये ज्यादा कॉमन है। इसे रामेसिस ने लोकल आर्किटेक्चर को फॉलो किया। टेंपल की एंट्रेंस एक 4 कोर्ट से शुरू होती है जो मैसिव फसाड और पाइलॉन में लीड करता है, जो 36 मीटर वाइड और 32 मीटर्स हाई है। यहाँ रामेसिस के 4 बड़े रॉक कट स्टैचू हैं जो हर साइड में 20 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर रॉक में कार्व किया गया है और अपने अंदर ही वो प्रोसेशनल जर्नी को शामिल करता है जो नॉर्मली इजिप्शियन टेंपल्स के एक्सटीरियर में होती थी। टेंपल के अंदर जाते ही एक वेस्टिब्यूल है जहां सीलिंग को सपोर्ट करने के लिए 8 पिलर हैं, जिसमें रामेसिस ओराइसिस के साथ दिखाया गया है। वॉल्स पर ब्राइट कलर रिलीव्स हैं जो रामेसिस की बैटल्स और मिलिट्री कैंपेन्स को दिखाते हैं, और सबसे मशहूर सीन में रामेसिस अपने चैरियट में अपने दुश्मनों पर तीर चला रहा है। टेंपल का डिजाइन एक टेलीस्कोपिंग इफेक्ट क्रिएट करता है जिसमें अंदर जाते जाते रूम्स और सीलिंग छोटी और कॉम्प्रेस्ड होती जाती हैं, और एंड में एक सेंचुरी है जहां एक ऑल्टर है जिसमें सेक्रेड बोर्ड और रामेसिस के स्टैचू हैं। ये भी कहा जाता है कि रामेसिस अपनी ग्रेटनेस को दिखाने में ऑब्सेस था और इसी वजह से उसने स्टैचू को डायटीज के साथ यहाँ रखा जहां वो खुद भी एक गॉड की तरह था। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मोसेस के जमाने में जो फिरौन था उसे रामेसिस II या मेरनीपेथ से रिलेट किया जाता है। इस पे हम कभी फिर बात करेंगे बिकॉज मेनी टाइम रिलीजियस हिस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट विद आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। चलें टेंपल पे वापस आते हैं। टेंपल के अंदर एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। साल में 2 मरतबा अक्टूबर 21 और फरवरी 21 को सूरज की रोशनी डायरेक्टली टेंपल के अंदर जाती है। रामेसिस अमन और रा के स्टैचू को रोशनी में डाल देती है, लेकिन पेटा जो शेडो का गॉड है वो शेड में रह जाता है। रामेसिस ने अपनी वाइफ नेफरतीती के लिए भी एक छोटा टेंपल बनवाया। ये टेंपल भी अबू सिम्बल में कार्व्ड फसाड और क्लोजियल स्टैचू के साथ बना है। इस टेंपल में पिलर्स हेटेरोफैमिलिटी और मैटरनल केयर की इजिप्शियन गॉडेस को डिपिक्ट करती है, और कॉलम्स पर उनके कान काओ के जैसे दिखाई दिए गए हैं। अंदर की वॉल्स पर नेफरतीती और कुछ इजिप्शियन डाइटीज के सीन्स हैं। 1916 में अस्वान डैम बनाने की वजह से ये टेंपल एक लेक से पानी में डूब गया था।
इसलिए पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल कैंपेन शुरू हुई और स्टोन बाय स्टोन इन टेम्पल्स को डिसमेंटल करके उन्हें 200 मीटर ऊपर एक नए और सेफ जगह पर वापस असेंबल किया गया। इन टेम्पल्स को सेट करने में असल अलाइनमेंट का भी ख्याल रखा गया ताकि सोलर अलाइनमेंट का इफेक्ट मेंटेन रहे। न्यू किंगडम में टॉम्ब्स में भी पेंटिंग और रिलीफ्स के थ्रू डिसीज्ड और गॉड्स के रिलेशनशिप को दिखाया गया है। बैंक्वेट सीन्स, डांस और म्यूजिक को भी टॉम्ब्स में डिपिक्ट किया गया है और हॉथर गॉडेस के सिंबलिज्म और डेड की आफ्टर लाइफ जर्नी में भी हेल्प करता था। इस पीरियड में पेंटिंग्स और रिलीफ में ओल्ड किंगडम की हिरार्किकल कन्वेंशन फॉलो की गई है, जैसे एलीट फिगर रिजिड और कॉम्पोजिट व्यू में है और डांसर्स और म्यूजिशियन फ्रीली मूव करते हुए अपीयर होते हैं। इस दौर में टॉम रिलीफ और स्टैचू में भी ट्रेडिशनल और नेचुरलिस्टिक एलिमेंट्स कंबाइन किए गए। रेमोस के अनफिनिश टॉम के रिलीफ में जो एमेनहोटेप III के वजीर था, उनके भाई और उनकी वाइफ को शैलो कार्विंग में बहुत डिटेल के साथ दिखाया गया है। ये टॉम इमेजेस और सिंबॉलिक जेस्चर्स पुरानी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए भी न्यू किंगडम के एस्थेटिक और नेचुरलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं।